Dear class, now we are going to discuss about checks under Negotiable Instruments Act 1881 Section 6. ठीक है, चेक्स हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए चेक, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर इसको एक तरह से एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही माना जाता है. इट्स ए काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है कि ये जो चेक है इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर बैंकर. इसमें जो बिल ड्रॉ सॉरी जो चेक को ड्रॉ कर रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंकर के ऊपर कर रहा है. जैसे कि ये एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं पे करने के लिए. ठीक है, इसको देखेंगे आगे. मीनिंग क्या है इसका एज पर द लॉ. ठीक है, लीगल डेफिनेशन है सेक्शन 6 के हिसाब से. सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अमेंडेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002. It defines a check as a bill of exchange. So check is a bill of exchange. एक तरह से ये bill of exchange की टाइप है. Drawn on a specified banker. ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंकर के ऊपर ये ड्रॉ किया जाएगा. एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. ठीक है, ये पेबल आफ्टर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होगा. ठीक है, कि 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद, बट इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. कि जब भी वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा तो वो चेक को बैंकर को उसको ऑनर करना पड़ेगा. ठीक है. Further, the expression includes the electronic image of a truncated check and a check in electronic form. अब टाइम बदल गया है, वो पहले वाला वो चेकबुक वाला चेक तो है ही है, बट इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो चेक की है या चेक को कर्टेल कर दिया गया है, शॉर्टन कर दिया गया है डिजिटल फॉर्म में. ट्रंकेटेड का मतलब हो गया काट देना, शॉर्ट कर देना. तो उसको भी इधर चेक ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अब ई पेमेंट सब सिस्टम काफी टाइम से शुरू हो गया है. तो इसमें जो ई चेक है इवन दैट विल बी कंसिडर टू बी एज अ वैलिड चेक. ओके, इसी को दिया हुआ है. अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस चेक विच कंटेन्स द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अ प्रॉपर चेक, पेपर चेक. ठीक है, पेपर चेक की जो मिरर इमेज है उसके जैसा ही जो चेक है उसे इलेक्ट्रॉनिक चेक बोलेंगे. And is generated, written and signed in a secure system ensuring the minimum safety standards with the use of digital signature. ठीक है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे और रिटर्न होगा, साइंड होगा. सिग्नेचर कौन से होंगे? डिजिटल होंगे, विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स. मे बी बायोमेट्रिक मे बी इंक्लूडेड, इट मे नॉट बी इंक्लूडेड. एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. ठीक है, ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो भी मतलब ये कहो कि वो लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक उसमें, तो उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, पेपर चेक. फाइन. यस मैम. उसके बाद आ गया ट्रंकेटेड. ट्रंकेटेड का मतलब हो गया शॉर्ट कर देना, कर्टेल कर देना, छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना. ठीक है, ट्रंकेटेड मींस चेक मींस अ चेक विच इज ट्रंकेटेड, ब्रैकेट में दिया हुआ है कर्टेल्ड और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए क्लियरिंग साइकिल. क्लियरिंग साइकिल के टाइम उसको शॉर्टन कर देना. उसमें या तो क्लियरिंग हाउस इसको कर देगा या बैंक, और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट. जो पेइंग बैंकर है वो कर देगा, या जो बैंक उसके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर रहा है वो इसको कर देगा, ट्रंकेट कर देगा. कब करेगा? इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज. जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज जनरेट हो जाएगी फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसफर के लिए, सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग. उसके बाद वो फिजिकल जो चेक है उसकी मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, वो चेक को शॉर्टन कर दिया उसके साइकिल को. ठीक है, और ये ट्रंकेट कौन करेगा? जो जिस बैंक ने पेमेंट रिसीव करनी है वो करेगा, या जिस बैंक ने पेमेंट करनी है वो इसको करेगा. तो इसके बाद फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक जो है वो उसके बाद नहीं होगी जब उसको हमने ट्रंकेट कर दिया. ओके, तो पेमेंट इससे फास्टर हो जाएगी. तो चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट हैज 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन. बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा इसमें क्या एडिशनल चीजें हैं कि इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर. एक पर्टिकुलर बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, एक पर्टिकुलर बैंकर को कहा जाता है पेमेंट करने के लिए. एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. जब भी डिमांड रेज करेंगे तो पेमेंट होएगी. इसका मतलब है कि इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेंगे. जो बिल ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस मिलते थे 3 डेज, वो इसके अंदर नहीं होंगे. ओके, क्लियर अबाउट दिस? Yes, ma'am. यस मैम.
सो फीचर्स आप देखोगे चेक के क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही ये भी राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर है उसी की तरह, ठीक है। और इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। ड्रॉयर इसमें कौन है, जो बिल को लिख रहा है, ठीक है। ड्रॉई कौन है, जिसके ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं पेमेंट करने के लिए, यानी कि बैंकर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। उसके अंदर अमाउंट बिल्कुल सर्टेन मेंशन होगा, फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली। और जो पेई है, जिसको पेमेंट करनी है, वो पर्सन जो है डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और जो भी अमाउंट आप मेंशन करोगे चेक में, वो दोनों तरह से लिखा होना चाहिए, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी। और उसके ऊपर डेट भी प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए चेक के ऊपर। एंड इट इज ऑलवेज, ये तो हमने कर ही लिया कि हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे होता है ड्रॉ, और हमेशा ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड नॉट अदरवाइज, ठीक है। जब भी चेक को प्रेजेंट करेंगे तभी पेमेंट की जाएगी। सो इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, इट इज नॉट पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। कि मतलब कि अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 के हिसाब से क्या है कि बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बदलाव हुए, और ट्रेडिशनल बैंकिंग से ई बैंकिंग सिस्टम पे पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए चेक एज ए वैलिड चेक हैज नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो अब जो मतलब वो चेक है, उसको ई चेक भी जो है, मतलब ई बैंकिंग में आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चेक भी जो है, मतलब कि उसको भी वैलिड ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है, ट्रांजैक्शन का ये वैलिड पार्ट, ई चेक, ठीक है। क्या फिजिकल चेक से पेमेंट करो या इलेक्ट्रॉनिक चेक से भी पेमेंट कर सकते हो। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज को कंपेयर किया गया है, ठीक है। ड्रॉई चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए पर्टिकुलर बैंक और ए बैंकर, while bill of exchange जो है it can be drawn on any person including a banker, ठीक है। चेक हमेशा जो है बैंक या बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, और वो पर्सन बैंकर भी हो सकता है, ठीक है। पर हमेशा बैंकर नहीं होगा, बट इट कैन बी बैंकर, ठीक है। एक्सेप्टेंस, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस मस्ट है, ठीक है। पेमेंट जो है, चेक में पेमेंट आप करोगे ऑन डिमांड, और बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 days ऑफ ग्रेस मिलेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग, चेक जो है उसको क्रॉस किया जाता है, ठीक है। क्रॉस का करना, चेक को क्रॉस करना मतलब चेक के साइड में, चेक के हम क्या कह सकते हैं, एट द टॉप लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या होता है कि दो आप टेढ़ी लाइनें बना देते हो, पैरेलल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस बना देते हो। तो इसका मतलब है कि आपने चेक को क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने का क्या मतलब है कि वो वाला चेक जो है, आपको उसकी पेमेंट अक्रॉस द काउंटर नहीं होगी। चेक लेके मैंने आपको भेजा, वो क्रॉस चेक था, तो आप उसकी पेमेंट क्या करोगे आप उसकी कैश पेमेंट नहीं रिसीव करके आ सकते काउंटर पे। वो चेक में से पेमेंट पहले जिसके नाम पे वो चेक है उसके खाते में जाएगी पेमेंट, और फिर वो पर्सन निकलवाना चाहे तो वो उसका कैश विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चेक को सिक्योर बनाने के लिए ये तरीका है कि अगर चेक चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो कोई अनजान पर्सन उसका फायदा ना उठा सके, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, ओके, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट इसमें आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर। अब इसमें जब भी चेक वो है कि जब भी चेक डिसऑनर हो रहा है तो उस केस में नोटिस की जरूरत नहीं है। सिंपली क्यों चेक डिसऑनर हो रहा है, क्योंकि पैसे नहीं है, तो वांट ऑफ एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ बैंकर इज सफिशिएंट नोटिस, उसे सफिशिएंट नोटिस माना जाता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सेपरेट नोटिस देने की जरूरत है। इट इज नेसेसरी टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर इन ऑर्डर टू मेक द ड्रॉयर ऑफ बिल लायबल। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में सबको नोटिस, जो भी पार्टीज हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। अ चेक कैन बी ड्रॉन पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, हो सकता है, ठीक है, कि चेक जो है बेरर प्रेजेंट कर सकता है, ऑन डिमांड भी पे हो सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं, उसमें नहीं हो सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, इट कैन बी ईदर पेबल टू अ बेरर और इट कैन बी पेबल ऑन डिमांड,
ठीक है, या वो पेबल टू बेरर होगा या वो पेबल ऑन डिमांड होगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी इन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चेक के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगाते हैं हम, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लगेंगे। ठीक है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प whereas a check does not require any stamp, पर चेक के ऊपर आपको कोई स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें 8 पॉइंट आता है काउंटरमांडिंग पेमेंट, कि जैसे चेक आपने अपना किसी को एक इशू करके दे दिया, अगर आप उस पे पेमेंट को स्टॉप करना चाहते हो, स्टॉप करना मतलब काउंटरमांड करना, अगर आप उस चेक पर्टिकुलर चेक पे पेमेंट स्टॉप करना चाहते हो तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि ये पर्टिकुलर चेक नंबर जो है इस पे पेमेंट स्टॉप कर लो। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं किया जा सकता। चेक में बी रिवोक्ड बाय काउंटरमांड ऑफ पेमेंट, द पेमेंट ऑफ बिल however cannot be countermanded। बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं कर सकते हो, बट चेक के केस में कर सकते हो बैंक को इंस्ट्रक्शन देके। 9th पॉइंट है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अ चेक इज नॉट नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर एंड इज जनरली इनलैंड। तो जब भी चेक डिसऑनर होगा तो उसमें नोटिंग का मतलब है कि इस फैक्ट को ऑफिशियली रिकॉर्ड में लेके आना कि चेक डिसऑनर हो गया है। प्रोटेस्टिंग का मतलब है कि नोटिंग का बेसिकली मतलब है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो गया तो उस केस में नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और नोटरी पब्लिक के पास ये चीज नोट करानी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ वो एक कागज लगा देगा कि ये जो है डिसऑनर हो गया, तो उसके साइन भी रहेंगे। और जब इस पर्टिकुलर चीज का एक वो सर्टिफिकेट इशू करके देगा, ठीक है, जब वो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इसका इशू करके देगा तो इसको कहा जाता है प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीजें बिल ऑफ एक्सचेंज में चाहिए बट चेक के केस में नहीं चाहिए। ओके, यस मैम। ठीक है। 10th पॉइंट इसमें है प्रेजेंटमेंट, कि बिल ऑफ एक्सचेंज को आपको ड्यूली प्रेजेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, अदरवाइज द ड्रॉयर विल बी डिस्चार्ज। ठीक है, अदरवाइज ड्रॉयर का मतलब है कि जिसने वो ड्रॉ किया था वो सेलर, उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन चेक के केस में क्या है, द ड्रॉयर ऑफ ए चेक इज नॉट डिस्चार्ज बाय फेलियर ऑफ द होल्डर टू प्रेजेंट। पर ड्रॉयर जो है जिसने वो चेक लिखा है उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती अगर उसका होल्डर जिसके पास वो चेक था वो प्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या है कि जो पर्सन है उसको बिल को ड्यूली प्रेजेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, अदरवाइज ड्रॉयर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ चेक। चेक के केस में ऐसा नहीं है कि चेक को अगर प्रेजेंट नहीं किया तो ड्रॉयर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता एज पर लॉ। ठीक है, प्रोटेक्शन। अब बैंकर को कुछ प्रोटेक्शन है पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, मतलब कि एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्शन है विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ चेक्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। नो सच प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू ड्रॉयर, ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पर बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्लियर अबाउट दिस? हाँ जी। अब इसी में आगे यस देखेंगे मैम। कि क्रॉसिंग का क्या महत्व है। आपको बताया था कि क्रॉसिंग में क्या है कि चेक के साइड में दो लाइंस आप ड्रॉ कर देते हो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, या तो आप लाइंस ड्रॉ करोगे या बिना लाइंस के या वर्ड्स लिख दोगे अकाउंट पे ही ओनली, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चेक की पेमेंट आप अक्रॉस द काउंटर नहीं ले सकते। वो वाला जो पर्टिकुलर चेक है पर्टिकुलर एक पर्सन के बैंक में जाएगा, उसके खाते में जाएगा। मैंने आपको चेक इशू करके दिया पेमेंट के लिए, तो मैंने स्तुति के नाम अगर चेक इशू किया तो वो स्तुति के खाते में पहले पेमेंट जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्तुति ने आगे वो पेमेंट को विड्रॉ करना है, कैश तो विड्रॉ करे, आगे ट्रांसफर करना है आगे करे, नहीं करना है कुछ भी तो ऐसे ही रखे। सो दिस इज रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ चेक। उसकी आप कैश पेमेंट काउंटर पे जाके नहीं ले सकते। इसका फायदा क्या है कि अगर आपका चेक आपसे कभी गुम हो जाए जो आपने क्रॉस किया हुआ है, तो उस केस में वो क्या होगा, उस चेक की दूसरे पर्सन के लिए, वो हमेशा जब दूसरे पर्सन के खाते में पेमेंट अगर जाएगी, जिसको मिल भी गया वो ले भी गया, तो वो ट्रेसेबल हो जाती है पेमेंट। तो इसलिए ये चोरी से और लॉस से वो जो चेक है ये बच जाता है अगर आप उस पर क्रॉस कर देते हो। ठीक है, इसका सैंपल आप आगे देखोगे। क्रॉसिंग में बेसिकली आप बैंकर को एक डायरेक्शन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि इसकी पेमेंट अक्रॉस द काउंटर नहीं करनी। ठीक है, तो इसमें दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करोगे।
उसमें आप क्या लिख सकते हो और विद सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, या तो आप 2 लाइनें ड्रॉ करो या ना करो। ठीक है, और 2 लाइनें ड्रॉ करो या बिना ड्रॉ किए आप क्या लिख सकते हो साइड में, लेफ्ट साइड में टॉप पे, एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, पे इज अकाउंट ओनली, या अकाउंट पे ओनली, या इनका कॉम्बिनेशन की दोनों लाइनें भी हो सकती हैं और ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसको कहा जाता है जर्नल क्रॉसिंग। ठीक है, और जब भी जर्नल क्रॉसिंग है तो उस केस में क्या है, पेमेंट में बी कलेक्टेड थ्रू अ बैंक। आप बैंक के द्वारा ही पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, कैश पेमेंट नहीं ले सकते। अभी इसका सैंपल देख लो, ये 2 लाइनें हैं, इसको ट्रांसवर्स लाइंस कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें एंड कंपनी लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, डिटेल में लिख दो, नॉट नेगोशिएबल लिख दो, इसको एंड कंपनी लिख दो। ठीक है, तो इसको जर्नल क्रॉसिंग कहते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होगा, पर्टिकुलर बैंक का नाम मेंशन होगा। ठीक है, चाहे आप पैरेलल लाइन डालो चाहे ना डालो। इसमें आप सिंपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग में चाहे तो बिना लाइन के भी हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिना लाइन के है, बट एक पर्टिकुलर बैंकर का नाम लिखा होगा, उसी के थ्रू पेमेंट रूट होएगी। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इधर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसमें अकाउंट भी वर्ड भी साथ में ऐड कर सकते हो, नॉट नेगोशिएबल भी बैंक के साथ ऐड किया जा सकता है। इसको कहा जाता है स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बाद एक नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है, बट जो सबसे ज्यादा जनरली क्रॉसिंग यूज होती है, मतलब कहो कि नॉर्मल कोर्स में जो क्रॉसिंग यूज होती है, उसमें हम अकाउंट पे वाली क्रॉसिंग जो है, या सिंपली 2 लाइंस डाल देना, वो वाली क्रॉसिंग जो है वो नॉर्मल कोर्स में बिजनेसमैन ज्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब, और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का बेसिकली मतलब है कि जब आपने क्रॉसिंग डाल दी तो वो पर्टिकुलर चेक आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको आपने दे दिया बस वही पर्सन ले सकता है, इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर उसने ट्रांसफर आगे कर दिया है तो उसने अपने रिस्क पे किया। ठीक है, तो सो दैट वाज अबाउट क्रॉसिंग, कि क्रॉसिंग बेसिकली चेक्स में जर्नल क्रॉसिंग, अकाउंट पे वाली क्रॉसिंग जो है वो ज्यादातर यूज होती है। क्रॉसिंग से चेक एक तरह से सिक्योर बन जाता है, सेफ बन जाता है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। थैंक यू एवरीबडी, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर लिसनिंग। Thank you, ma'am.